Hello students, in today's video lesson we are taking one of the important topic of alternating currents, that is RLC series circuit, and this particular circuit involves capacitor, inductor as well as resistor in a particular RLC circuit, in a given RLC circuit. Okay, so let's get started. First of all, we draw an RLC series circuit. So to draw this circuit, first of all we are taking resistor in the circuit. Then we connect an inductor of inductance L in the circuit, and finally a capacitor of capacitance C is connected across an AC source. ठीक है, तो यहाँ बेटा आपने एक AC सोर्स लगा दिया है. ठीक है, let this AC source supply E is equal to E naught sin omega t alternating EMF to this RLC circuit. इस RLC सर्किट को ये AC सर्किट, ये जो अल्टरनेटिंग EMF है, ये E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी क्या प्रोवाइड कर रही है, अल्टरनेटिंग EMF प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस आपने R मान लिया, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आपने L मान लिया, और कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, कैपेसिटर जो सर्किट में है उसको हमने उसकी कैपेसिटेंस C के बराबर मान ली है. ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले when an AC is applied across this RLC circuit, this AC sends current to the RLC. ठीक है, तीनों कंपोनेंट्स को एक आई करंट सेंड करती है. ठीक है, और लेट किसी इंस्टेंट के ऊपर वो करंट आपने मान रखा है I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी के बराबर. ठीक है, नीचे लिख देता हूं मैं. तो ये करंट जो हमने माना है जो इससे फ्लो कर रहा है, लेट करंट पजेस वैल्यू I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी के बराबर है. ठीक है, ओके. अब हमने इससे पहले जो अल्टरनेटिंग करंट्स के सर्किट पढ़े उसमें क्या पढ़ा है कि रजिस्टर है वो AC अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग EMF के साथ सेम बिहेव करता है. इसका मतलब रजिस्टर से अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग EMF सेम फेज में होते हैं. अल्टरनेटिंग EMF को मैं E लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अल्टरनेटिंग करंट को I लेटर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. ठीक है, इंडक्टर के अंदर क्या होता है बेटा, इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2. ठीक है, वोल्टेज दैट इज अल्टरनेटिंग EMF आगे चलती है, अल्टरनेटिंग करंट पीछे चलता है कितने डिग्री के एंगल से, पाई बाय 2 एंगल से. ठीक है, और कैपेसिटर हमने कल पढ़ा था, उसमें कंक्लूजन पढ़ा हमने कि अगर किसी कैपेसिटर के अक्रॉस AC करंट लगा दिया जाता है तो उसके अंदर करंट आगे चलता है और वोल्टेज पीछे रहती है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2. ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं. तो हमने ये पढ़ा है कि रजिस्टर के अंदर करंट और वोल्टेज इन फेज में होती है. इंडक्टर में वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2, एंड सिमिलरली इन कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2. ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं उसके अंदर. तो लेट हम मान लेते हैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर I करंट फ्लो कर रहा है इस RLC सर्किट में, और आपको पता है सीरीज सर्किट्स के अंदर करंट किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर सेम लिया जा सकता है. तो सेम करंट का मतलब हो गया कि करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर पजेस सेम एम्पलीट्यूड. उस करंट का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है. ओके, तो यहाँ आपने पीक करंट को I नोट से नोट कर दिया. तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं कि उस इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर. तो रजिस्टर के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा आपका I नोट इंटू R के बराबर. ओम्स लॉ यूज किया हमने सिंपली. ठीक है, सिमिलरली पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर. तो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इंडक्टर की रिएक्टेंस को हम लोग लिखते हैं XL से, टाइम्स ऑफ करंट आ जाएगा यहाँ पे I नोट के बराबर. क्लियर है. और सिमिलरली इन द सेम वे वी कैन राइट इट एज द पोटेंशियल डिफरेंस across capacitor would be equal to XC times of current across the capacitor, वो आ जाएगा I नोट के बराबर. ठीक है, तो ये आपने निकाल दिया. VR, VL और VC निकाल दिया. VR, VLC क्या है, ये आपके पास वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के अक्रॉस क्या है, वोल्टेज है. हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, करंट अक्रॉस ईच एलिमेंट हमने क्या मान लिया, सेम मान लिया. तो वोल्टेज का जो फेज डिफरेंस है वो हर एक एलिमेंट से क्या है, अलग है. हमें बता भी दिया कि रजिस्टर से वोल्टेज सेम फेज में होती है. ठीक है, इंडक्टर से वोल्टेज होती है वो आगे पाई बाय 2 एंगल से आगे चलती है, और कैपेसिटर से वोल्टेज पाई बाय 2 एंगल से करंट से पीछे रहती है. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आप बोल दो अल्टरनेटिंग, या इस पर्टिकुलर चैप्टर में अल्टरनेटिंग EMF और वोल्टेज को हम लोग E से ट्रीट कर रहे हैं, वोल्टेज को V से ट्रीट कर रहे हैं. तो वोल्टेज अक्रॉस लिखी है हमने. ठीक है, ओके, चलो इनका ड्रॉ करते हैं हम लोग. फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप पहले ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर निकाली आपने, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकाली, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. फेजर डायग्राम के अंदर करंट एंड वोल्टेज आर ट्रीटेड एज वेक्टर्स. इनको कैसे ट्रीट किया जाता है, वेक्टर्स की तरह ट्रीट करते हैं. ठीक है, तो देखो इनका फेजर डायग्राम कैसे आएगा.
यहाँ मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट ये मैंने वाई एक्सिस पे कोई लाइन लगा दी है, एक्स एक्सिस पे कोई लाइन लगा दी है, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने लेट मी से हमें पता है कि रजिस्टर से वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, तो लेट रजिस्टर से आपने करंट, सभी के लिए करंट आपने पी करंट सेम ले रखा है तो वो आपने इधर दिखा दिया, तो वोल्टेज हो जाएगी, वोल्टेज के लिए मैं एक वेक्टर शो कर रहा हूँ ओ ए वेक्टर आपके पास, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि लेट ओ ए वेक्टर रिप्रेजेंट वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर को ओ ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ओ ए वेक्टर लिख दिया आपने। आप यहाँ पे मेंशन करना चाहो तो मेंशन भी कर सकते हो कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर को आपने ओ ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, आप वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अंदर वोल्टेज होती है वो करंट से पाई बाई 2 फेज आगे चलती है, ठीक है। तो अगर आपने करंट के लिए वेक्टर फिक्स कर दिया है, करंट अलोंग एक्स एक्सिस दिखा रहे हो बेटा आप, ठीक है, आई नोट करंट है वो अलोंग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इससे इंडक्टर में आपको वोल्टेज पाई बाई 2 फेज एंगल आगे दिखानी पड़ेगी। तो इधर आपने लेट मी से वोल्टेज दिखा दी इंडक्टर के अक्रॉस, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आपने इधर दिखा दी, वीएल से रिप्रेजेंट कर दी, और इसके लिए वेक्टर बना दिया लेट मी से ओबी वेक्टर। तो यहाँ पे लिखोगे लेट ओबी वेक्टर रिप्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर एट दैट इंस्टेंट इज आई नोट के बराबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दो वेक्टर्स आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, वी आर वेक्टर रिप्रेजेंट कर चुके हो, वी एल वेक्टर। नेक्स्ट है आपके पास वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट दैट इंस्टेंट वुड बी पाई बाई 2 फेज बिहाइंड या लेग बिहाइंड द करंट, ठीक है। तो करंट के लिए आपने अगर एक्स एक्सिस फिक्स कर रखा है तो आप वोल्टेज जब आप दिखाओगे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर तो वो पाई बाई 2 फेज आगे नीचे लोगे आप लोग पीछे, और पीछे फेज दिखाने के लिए हम लोग क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं, आगे फेज एंगल दिखाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर मैंने एक वेक्टर कंसीडर कर लिया वी सी वेक्टर, ठीक है, V और ये हो गया VC का मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और यहाँ मैंने पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया C, तो आप बोलोगे OC वेक्टर रिप्रेजेंट द पोटेंशियल या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो हमने VC वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर हम क्या मान के चल रहे हैं, या इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि लेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर वेक्टर आप बढ़ा ले रहे हो, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर का वेक्टर क्या लिया जा रहा है, छोटा लिया जा रहा है, ठीक है। तो उस केस के अंदर देखो अब यहाँ पे 3 वेक्टर्स इन्वॉल्व है। पहला वेक्टर है ओ ए वेक्टर विच इज अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा वेक्टर है ओ बी विच इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, और जो आपका थर्ड वेक्टर है वो ओ सी विच इज अलोंग वाई डैश एक्सिस, ठीक है। तो ये बात क्लियर है कि जब एक पॉइंट के ऊपर 2 वेक्टर लगते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो VL वेक्टर मैंने बढ़ा दिया, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज कंसीडर्ड टू बी ग्रेटर देन द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो इनका जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो रिजल्टेंट रहेगा क्या, वो रहेगा इनका रिजल्टेंट वेक्टर VL वेक्टर माइनस VC वेक्टर, और VL माइनस VC वेक्टर को मैं एक और वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिसको मैं OB डैश से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर की तरफ VL वेक्टर है, इसके वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या है VC वेक्टर है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एक नया वेक्टर आ गया OB डैश वेक्टर। तो B डैश पॉइंट को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। B डैश पॉइंट मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा ये B डैश पॉइंट हो गया, क्लियर है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास 2 वेक्टर हो गए, एक तो VB डैश वेक्टर हो गया, इस VB डैश वेक्टर को मैं रेड पेन से यहाँ तक लिख देता हूँ। क्या है आपके पास VB डैश वेक्टर, तो VB डैश वेक्टर है आपके पास VL वेक्टर माइनस VC, दैट इज डिफरेंस ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज कॉल्ड VC वेक्टर, उसी को हम क्या बोलते हैं VC वेक्टर बोल रखा है। अब आपके पास 2 वेक्टर है, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या कर दिया, पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट कर दिया। तो कंप्लीट द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का नाम है आपके पास OA, इस पॉइंट को मैं K बोल लेता हूँ, KB डैश, OA KB डैश पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो आप बोलोगे द रिजल्टेंट साइड वुड बी गिवन बाय OK वेक्टर, रिजल्टेंट साइड क्या हो गई OK वेक्टर के बराबर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास आ गई ये OK वेक्टर आ गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट को, ठीक है। रिजल्टेंट की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। तो देखो कैसे हो जाएगा, इस ट्राइंगल के अंदर पैरेललोग्राम के अंदर आमने सामने की साइड बराबर है, तो OB डैश इज इक्वल टू ये भी आपकी साइड आ जाएगी VL माइनस VC के बराबर हो जाएगा। तो आपके पास 2 वेक्टर इन्वॉल्व हो गए, एक वेक्टर है आपके पास OA वेक्टर, एक AK वेक्टर है, और उनका डायगोनल हाइपोटेन्यूज आप बोलोगे OK वेक्टर के साथ।
रिप्रेजेंटेशन दे रखी है आपने, ओके वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रखा है आपने। आगे बढ़े तो आगे आपको ओके वेक्टर फाइंड आउट करके दिखाना है, ठीक है। कितना आ जाएगा देखो, ओके वेक्टर आ जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर माइनस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का होल स्क्वायर अंडर द रूट आ जाएगा। ये आपने फॉर्मूला लगाया है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट किया है और उसका स्क्वायर रूट ले आए आप लोग, ठीक है। आगे वैल्यू पुट कर देते हो तो आपके पास आ गया ओके वेक्टर इज इक्वल टू अंडर द रूट एज इट इज वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितना है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर आपने फाइंड आउट कर रखा है, आई नोट आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आई नोट रिप्रेजेंट कर दिया आपने, आर से रिप्रेजेंट कर दिया, स्क्वायर कर देखते हैं, आई नोट स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का आप रिप्रेजेंट कर रहे हो आई नोट टाइम्स ऑफ एक्सएल का माइनस आई नोट टाइम्स ऑफ यहाँ पे आ जाएगा एक्सी, वी एल और वी सी की वैल्यू पुट कर दी और कंप्लीट का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अंडर द रूट एज इट इज हो गया, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास आई नोट स्क्वायर, सब में कॉमन है, बाहर ले लेंगे तो बाहर आपके पास आई नोट आ जाएगा, ठीक है। इट इज इक्वल टू ओके वेक्टर चल रहा है अभी आपके पास, ठीक है। तो अंदर बच जाएगा आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर के बराबर। ये मैथमेटिक्स है, आप लोग कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपने करके दिखाया है यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्या मान रहे हैं कि लेट ओके वेक्टर रिप्रेजेंट द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की पीक वैल्यू को ओके वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ओके वेक्टर है और वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ की पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और लेट अल्टरनेटिंग ईएमएफ की पीक वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू से, ये एंगल है ना, ये एंगल बेटा हमने कंसीडर कर लिया फाई के बराबर, ठीक है। इसको हम फेज एंगल बोलते हैं, फाई से कंसीडर कर लिया है। तो कितना आ जाएगा देखो, ओके वेक्टर की जगह आप लोग क्या लिख दोगे, ई नोट के बराबर लिख दोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है ई नोट और राइट हैंड साइड का आई नोट इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा ई नोट डिवाइडेड बाई आई नोट, इट इज इक्वल टू अंडर द रूट टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है, अगर इसको हम कंपेयर करें तो ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम करंट मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को मतलब द रेजिस्टेंस प्रोवाइड बाय आरएलसी सर्किट, ठीक है। आरएलसी सीरीज सर्किट मिलके, ये तीनों कंपोनेंट मिलके इस सर्किट को जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, दैट रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय जेड एंड दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंपेडेंस। उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंपेडेंस बोला जाता है, ठीक है। तो आप डिफाइन भी कर दोगे, इंपेडेंस इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, टोटल रेजिस्टेंस, इंपेडेंस इज टोटल रेजिस्टेंस offered by RLC circuit, RLC series circuit, RLC series circuit ने के सभी कंपोनेंट्स ने टोटल मिलके टोटल रेजिस्टेंस कितना ऑफर किया है किसको, करंट को, तो उसको हम लोग इंपेडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इंपेडेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं हम लोग, तो इंपेडेंस की वैल्यू पहले नोट डाउन कर देते हैं, ठीक है। कि हमने निकाल लिया, जैसे हमने अलग से रजिस्टर की रेजिस्टेंस को आर लिया था, कैपेसिटर की रिएक्टेंस को आपने एक्सी से डिनोट किया था, ऐसे ही एक्सएल आपने इंडक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस सोल्व किया था किसके लिए, इंडक्टर के लिए। तो उसी वे के अंदर पूरे आरएलसी सर्किट का रेजिस्टेंस है उसको डिनोट किया जाता है इंपेडेंस से, और इंपेडेंस की वैल्यू हो चुकी है आपके पास आर स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ एक्सएल और एक्सी का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ अंडर द रूट के बराबर, ये आ जाएगा। देखो ये इंपेडेंस होता है, इसके बारे में आगे ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपका यूज होगा जब ये आरएलसी सीरीज सर्किट आएंगे उस पॉइंट पे, ठीक है। अब आगे वो कंसीडर करते हैं, देखो अब टोटली समझे तो क्या हो गया कि जब आरएलसी, देखो जब अकेला रजिस्टर सर्किट था तो वोल्टेज दैट इज अल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट इन फेज में थे, ठीक है। जब इंडक्टर था तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ करंट से π/2 फेज आगे था, ठीक है। जब कैपेसिटर ओनली आइडियल कैपेसिटर सर्किट था तो उस केस के अंदर करंट अल्टरनेटिंग ईएमएफ से π/2 फेज आगे था। लेकिन अगर आपने आरएलसी सीरीज सर्किट को तीनों को कंबाइन करके एक सीरीज सर्किट में कंबाइन कर दिया तो उस केस के अंदर हमने क्या मिला, इफ वी कंसीडर इफ VL ग्रेटर देन VC, अगर ये चीज हमने क्या की है सर्किट के अंदर अज्यूम की है, इन दैट केस ई नोट था आपके पास मैक्सिमम अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। ई नोट लीड्स द करंट, ई नोट लीड्स द करंट आई नोट, करंट आई नोट, ई नोट है वो आई नोट करंट को लीड करती है बाय एन एंगल ऑफ
फाइव डिग्री के एंगल से क्या कर रही है, लीड कर रही है। इसका मतलब किसी भी आरएलसी सर्किट के अंदर जिसमें वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज कंसीडर्ड टू बी ग्रेटर देन द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, उस सर्किट के अंदर अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, इट लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ 5 डिग्री। 5 डिग्री के फेज से क्या करती है, लीड करती है। तो इस फाई एंगल को फाइंड आउट किया जा सकता है। इस फाई एंगल को अगर मैं फाइंड आउट करके दिखाऊं अलग से आपको, तो देखो यहाँ पे इस ट्राइंगल को मैं अलग से निकाल लेता हूं। इस ट्राइंगल को एक्चुअली में जो ट्राइंगल मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, उस ट्राइंगल को पहले तो हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। यहाँ ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और ओ और ए के बीच में वेक्टर है, वो है वोल्टेज अक्रॉस आर के बराबर आपके पास, ठीक है। उसके बाद ए के वेक्टर इस डायरेक्शन में, ए से के तक वेक्टर है, वो आपके पास है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर माइनस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कर दिया। और ये जो एक और वेक्टर आपने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया है, इसको आपने ई नोट से रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब वोल्टेज की फॉर्म में तो ये ट्राइंगल ये बनेगी, ठीक है। ओके, ये एंगल आप लोग यहाँ पे 5 बोल रहे हो, इसी को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसी ट्राइंगल को हम लोग किसकी टर्म्स में कन्वर्ट कर दें, रेजिस्टेंस की टर्म्स में कन्वर्ट कर दें, तो इधर आ जाएगा रेजिस्टेंस, यहाँ सिंपली क्या आ जाएगा, आर रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, जब हम इसको रेजिस्टेंस की टर्म्स में इस ट्राइंगल को कन्वर्ट करेंगे, तो जहां वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर था वहां सिर्फ रेजिस्टर आ जाएगा, जहां वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर माइनस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर था वहां बन जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, ठीक है। जहां आपके पास टोटल अल्टरनेटिंग मैक्सिमम अल्टरनेटिंग EF आ रहा था, वहां टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट आ जाएगा, आरएलसी सर्किट, जिसको हम इंपेडेंस बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो बेटा हमने ट्राइंगल बनाई, इस ट्राइंगल को बोलते हैं हम लोग इंपेडेंस ट्राइंगल बोला जाता है, इंपेडेंस ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। और इंपेडेंस ट्राइंगल आपको आगे के न्यूमेरिकल्स में भी क्या आएगी, यूजफुल होगी आपके लिए। क्या है इंपेडेंस ट्राइंगल से, अगर इस इंपेडेंस ट्राइंगल से हम tan phi फाइंड आउट करते हैं, दैट इज इस ट्राइंगल का अगर स्लोप फाइंड आउट करते हैं, तो स्लोप आता है परपेंडिकुलर है यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ही आता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग करंट वोल्टेज से या वोल्टेज करंट से कितने डिग्री एंगल आगे चल रही है एक आरएलसी सर्किट के अंदर, वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा करें तो देखो, अगर किसी सर्किट में ऐसा हुआ कि एक्सएल का मतलब है इंडक्टिव रिएक्टेंस किसी सर्किट के अंदर बराबर हो जाता है कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस के बराबर, तो उस केस के अंदर tan phi की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। tan phi की वैल्यू 0 होने का मतलब phi भी 0 हो जाता है, और phi 0 होने का मतलब देयर इज नो एंगल डिफरेंस या देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन दैट पर्टिकुलर सर्किट, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ऐसा सर्किट जहां पे फेज एंगल 0 आता है, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन इंडक्टिव सर्किट, नॉन इंडक्टिव सर्किट बोला जाता है उसको, ठीक है। तो आपको डिफाइन करना आ गया होगा, नॉन इंडक्टिव सर्किट इज ए सर्किट इन विच अल्टरनेटिंग EMF और अल्टरनेटिंग करंट पजेस सेम फेज, या उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है, 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्या होगा, अगर नेक्स्ट सर्किट में अगर हम XL ग्रेटर देन XC कर दें, इसका मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस को बड़ा कर दे, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस को क्या कर दे, छोटा कर दे, उस केस के अंदर क्या आ जाएगा, tan phi ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। tan phi ग्रेटर देन 0 का मतलब phi की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0, मतलब phi पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जिसमें phi एंगल पॉजिटिव मिलेगा, इन दैट सर्किट आप बोलोगे उस सर्किट के अंदर क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिंग EMF लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ phi, और उस सर्किट को कहा जाता है इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट, ठीक है। जिसमें XL बड़ा होता है और XC छोटा होता है, उस सर्किट को बोलते हैं इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट, इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट बोला जाता है, क्लियर है। और लास्ट है आपके पास, ये फर्स्ट है आपके पास, ये सेकंड हो गया, ठीक है। थर्ड केस था आपके पास, अगर XL की वैल्यू लेस देन क्या हो जाता है, XC से हो जाता है, तो सर्किट के अंदर कैपेसिटेंस का बोलबाला बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस डोमिनेट हो जाएगा, तो उस सर्किट को बोलेंगे हम लोग कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो कोई सर्किट कैसा डोमिनेटेड होगा वो डिपेंड करता है उसमें आने वाले XL और XC की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो ये कंप्लीट RLC सर्किट है, इसका फेजर ट्रीटमेंट सिर्फ आपके एग्जाम में आता है, ध्यान रखना, एग्जाम में सिर्फ फेजर ट्रीटमेंट आता है, तो फेजर ट्रीटमेंट तक आपको करके देखना है। थैंक यू वेरी मच।